हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आईएमएस डैशबोर्ड के ऊपर जो अपडेट आई है सितंबर 23 को, उसकी डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जीएसटी में 1 अक्टूबर 2025 से बड़े बदलाव। उसी में मैंने आईएमएस डैशबोर्ड के बारे में भी कुछ चेंजेस बताए थे, क्रेडिट नोट से रिलेटेड कुछ चेंजेस बताए थे और जीएसटीआर 3B की जो फाइलिंग है उससे रिलेटेड कुछ बदलाव आपको अक्टूबर 2025 से देखने को मिलेंगे। ये वीडियो जरूर आपको देखनी है। अच्छा, इसी वीडियो में कमेंट में हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने, प्रमोद कुमार जी ने कमेंट किया हुआ है कि सर, आईएमएस डैशबोर्ड पर अगर मान लो मेरे 500 से ज़्यादा इन्वॉइसेज हैं तो मैं कैसे एक्शन लूँगा, आप सजेस्ट करिए। तो अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल भी है ये सवाल काफ़ी, और मतलब इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि मैं कोई टॉपिक अगर लेता हूँ, तो मैं फिर उस टॉपिक को पूरी तरह से आपके सामने डिस्क्राइब करूँ। इसीलिए मेरे वीडियो जनरली थोड़ा लेंदी होते हैं क्योंकि मैं समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आईएमएस के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ते हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डैशबोर्ड, इस फंक्शनैलिटी की शुरुआत आईएमएस डैशबोर्ड कहाँ होता है, इसको पहले अपन थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, जीएसटी पोर्टल पर हूँ मैं अभी, और अगर आप ध्यान से देखें तो सर्विसेज में आप जब रिटर्न्स में जाते हो तो आईएमएस डैशबोर्ड वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने अभी ओपन भी कर रखा है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो सवाल मुझसे पूछा गया है कि 500 से ज़्यादा इनवॉइसेज है तो कैसे एक्शन लेना है, उसमें बातें करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में 1 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको बता दूँ, आईएमएस डैशबोर्ड। अभी हम अक्टूबर 2025 में, राइट? अभी बड़े बदलाव हुए हैं, उस पे भी बातें करेंगे। तो लगभग 1 साल पहले आईएमएस डैशबोर्ड की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी प्रॉपर कंप्लायंस हर व्यापारी मेंटेन करे। इसका महत्व होता है रेसिपिएंट के लिए। देखिए, रेसिपिएंट और सप्लायर आप सबको पता ही है कि सप्लायर वो व्यक्ति है जो कोई चीज़ सप्लाई कर रहा है, टैक्स ले रहा है सामने वाली पार्टी से। सामने वाली पार्टी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी है, व्यापारी है, वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब जो टैक्स सप्लायर लेता है उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, जो टैक्स रेसिपिएंट देता है उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलती है जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त। तो ये आईएमएस डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट क्यों लाई गवर्नमेंट, कि कई बार क्या होता है कि कई बार आपके जीएसटीआर 2B में या 3B में ऐसी आईटीसी भी निकल कर आ जाती है जो आपसे संबंधित नहीं है। यानी सप्लायर से कोई मिस्टेक हुई, गलती से आपका जीएसटी नंबर डल गया और वो बिल आ गया साहब। अब वो बिल आ गया, अच्छा, आपको उसकी इनपुट लेनी नहीं थी लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने इनपुट ले ली साहब, बाद में आपको रिवर्सल मारने पड़ रहे हैं। कई बार ब्लॉक क्रेडिट के आइटम आ जाते हैं, कई बार हम ऐसे ही जीएसटी नंबर बाँटते फिरते हैं कि खाना खाने गए तो रेस्टोरेंट वाले को दे दिया। तो वहाँ वो उठकर आ जाते हैं बिल सारे हमारे जीएसटीआर 3B में, ऑटोमेटिक आते थे ना पहले तो 2B और 3B में। तो ऐसे केस में आप उसको क्लेम भी कर लेते थे। बाद में कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट के नोटिसेस आ रहे हैं, फिर आपको रिवर्स करना पड़ रहा है। बहुत सारी कहीं न कहीं हौच-पौच हो जाती थी। तो उस वजह से सरकार ने एक बीच में फ़िल्टर लगा दिया आईएमएस के रूप में। ये एक फ़िल्टर है, मेरा ये मानना है, दिस इज़ अ फ़िल्टर। क्या होता है ये? जब कोई सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 भरता है, देखिए खाली जीएसटीआर 1 से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता है आईएमएस में, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं जहाँ से आईएमएस में डेटा आता है, उसपे भी बातें करेंगे। तो जब कोई सप्लायर अपनी एक्टिविटी करता है, रेसिपिएंट को आईएमएस डैशबोर्ड पर वो बिल नज़र आते हैं सारे के सारे, जो उसके जीएसटी नंबर से सप्लायर ने फाइल किए। रेसिपिएंट के पास वहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उन बिलों को एक्सेप्ट करे, या उनको रिजेक्ट करे, या वो उनको पेंडिंग स्टेटस लगाकर छोड़ दे। ये रेसिपिएंट के पास ऑप्शन होता है। अच्छा, एक्सेप्टेड किए हुए बिल जो है 3B में आप क्लेम कर सकते हो, रिजेक्ट किए हुए आप क्लेम नहीं कर सकते, याद रखिएगा। लेकिन जाते ज़रूर है 2B में। ओके, और जो पेंडिंग रख देते हो वो जीएसटीआर 2B पर फ्लो नहीं करते हैं, ना आप 3B तक जाते हैं। आपने उसका स्टेटस छोड़ दिया कि भई अभी तो नज़र नहीं आ रहे, अगले महीने देखा जाएगा उसका। सो ये एक्टिविटी आपको आईएमएस डैशबोर्ड पर करनी होती है। हालाँकि इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते आईएमएस डैशबोर्ड पे, जैसे इन तीनों में से आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर आईएमएस में जितने भी इनवॉइसेस हैं, वो ऑटो एक्सेप्टेड माने जाते हैं, और आप अपना जीएसटीआर 2B जब कंप्यूट करते हो, तो उसमें वो सारे बिल नज़र आते हैं जो आईएमएस में दिख रहे हैं, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो। और फिर वो बिल आपके 3B में भी नज़र आते हैं जब 3B फाइल करते हैं। तो ये फैसिलिटी की शुरुआत आज से लगभग 1 साल पहले शुरू हो गई थी।
और अभी इस फैसिलिटी पे लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कुछ बदलाव आए हैं जो आपको थोड़ा आईएमएस डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा, याद रखिएगा हर महीने। ओके, नहीं जाओगे तो फिर गलतियां आपसे हो जाएगी और हो सकता है आप काफी सारी जो बेनिफिट्स है उसको लूज कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपने अभी-अभी देखा कि 3 ऑप्शन हमारे केस में होते हैं। एक तो रिजेक्ट, रिजेक्ट करने का मतलब है आप आईटीसी नहीं लेना चाहते। एक्सेप्ट का मतलब है आपको 3बी में क्लेम करना है एससी आईटीसी, और अगर आप उसको पेंडिंग रखते हैं, तो वो वहीं खड़ा रहेगा, डेटा आपका 2बी या 3बी तक फ्लो नहीं करेगा, और अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसे डीम्ड एक्सेप्टेड मानते हुए वो जीएसटीआर 2बी की कंप्यूटेशन में चला जाएगा और 3बी में आप उसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे। जो ये आईएमएस में डेटा आता है, याद रखिएगा, ये डेटा कहाँ-कहाँ से आता है? सप्लायर जीएसटीआर 1 या 1A फाइल करता है, आईएफएफ में जो डेटा अपलोड करता है, ये सारे रेगुलर टैक्स पेयर की बातें हो रही है। तो ये सारा डेटा आपका आईएमएस में रिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं, आप समझिए एक्सपोर्टर या इंपोर्टर, जैसे इंपोर्टर है, आपने कोई जीएसटी चुका है, आइस गेट पोर्टल पर आपका जो आईजीएसटी आपने पे किया और आपकी इनपुट वहां पर 2बी में आइस गेट पोर्टल से निकल कर आएगी, यानी ये इंपोर्ट के केस में निकल कर आता है डेटा। और अगर आप एनआरटीपी या आईएसडी है और उस केस में भी आपकी इनपुट रिफ्लेक्ट करेगी, जीएसटीआर 5 या 6 एनआरटीपी और आईएसडी भरेंगे तो रेसिपिएंट को वो ऑटोमेटिक डेटा निकल कर आएगा। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहां से वो बिल निकल कर आते हैं आईएमएस डैशबोर्ड पर, याद रखिएगा। अच्छा, 3 तरह के एक्शन पर भी बातें करते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब है 2बी में भी नजर आएगा, 3बी में भी नजर आएगा और ये एलिजिबल आईटीसी है। रिजेक्ट करने का मतलब है ये आपका 2बी में तो नजर आएगा, 3बी तक नहीं जाएगा, याद रखिएगा डेटा, ठीक है, सिर्फ 2बी तक जाएगा। और पेंडिंग एक्शन अगर आप आईएमएस में छोड़ते हैं तो आप उसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक उसको पेंडिंग रख सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया जिस पे भी हम बात करेंगे, तो मैं पहले आपके अपडेट के ऊपर बात करता हूँ। 23 ऑफ सितंबर को ये एडवाइजरी जारी किया है जीएसटीएन ने। मैंने देखिए जीएसटी पोर्टल पर ये एडवाइजरी ओपन कर रखी है। आईएमएस से रिलेटेड कुछ बदलाव है, तो कुछ बदलाव है, उनमें सबसे पहला बदलाव है कि इस क्रेडिट नोट, याद रखिएगा क्रेडिट नोट, और कोई ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट, अगर आप अमेंडमेंट का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही पेंडिंग स्टेटस में छोड़ सकते हैं, उसके बाद वो आप उसको पेंडिंग स्टेटस में नहीं रख सकते हैं। सिस्टम अगर मंथली टैक्स पेयर है तो सिर्फ 1 टैक्स पीरियड तक, यानी मंथली है तो एक मंथ तक आप उसको पेंडिंग रख सकते हैं। क्वार्टरली टैक्स पेयर हो तो 1 टैक्स पीरियड यानी क्वार्टरली, एक क्वार्टर तक आप इन डॉक्यूमेंट्स को पेंडिंग रख सकते हैं। इसीलिए समय रहते इनको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। अगर आपने पेंडिंग रखा तो इनका जो बेनिफिट आप कोई लेना भी चाहोगे 2बी में तो बाद में नहीं ले पाओगे, याद रखिएगा। ओके, जैसे क्रेडिट नोट किसी सप्लायर ने बना के भेजा, रेसिपिएंट को विद इन उस टैक्स पीरियड, उस मंथ के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो वो फिर आगे जाके वो अपनी आईटीसी रिवर्स नहीं कर पाएगा। सप्लायर भी अपना जो आउटपुट लाइबिलिटी उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट का एक्शन लेना भी तो जरूरी था ना, एक्सेप्ट करना जरूरी था। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आईटीसी रिड्यूस आप तभी कर सकते हो जब, देखिए आप समझिए, सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट बना के भेजा, यानी वो चाह रहा है कि वो उसकी आउटपुट रिवर्स करे, आपका एक्सेप्ट करना जरूरी है, आप अपने आईटीसी रिवर्स करोगे तभी जाके वो अपना आउटपुट रिवर्स कर पाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, जिन इनवॉइसेस को आप पेंडिंग छोड़ते हो उन पर अब आप रिमार्क भी डाल सकते हो, जैसे विल बी रोल्ड आउट शॉर्टली, ऐसे रिमार्क्स भी आप सेट कर सकते हो ताकि जब जीएसटीआर 2बी आप कंप्यूट करो तो उसमें वो नजर आए, रिमार्क्स भी नजर आए। ये ऑप्शन भी आपको फंक्शनलिटी अक्टूबर 2025 से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस है आईएमएस पोर्टल से रिलेटेड। अब हम चलते हैं वो सवाल कि 500 बिल है तो उनको कैसे आप आईएमएस में एक्सेप्ट करोगे। तो देखिए अभी आपके केस में पहली चीज तो ये है कि कभी भी आईएमएस डैशबोर्ड पर आप 14 तारीख के बाद ही जाएं, क्योंकि तब तक सारे के सारे जो सप्लायर है, जैसे आप समझिए जीएसटीआर 1 भी फाइल हो चुका होगा, 1A भी हो सकता है फाइल हो चुका हो, उसके अलावा आपका 5, 6 सारे फाइल हो चुके होंगे, तो उस केस में आप प्रॉपर टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए आईएमएस डैशबोर्ड पर जाएं, क्योंकि अभी आपके सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1 भरे जाने बाकी है। जैसे आज मैं 4 अक्टूबर को भी ये क्लास ले रहा हूँ, तो अभी थोड़ी जीएसटीआर 1 लोगों ने भर दिए होंगे, तो आपको यहाँ पर लिमिटेड बिल ही नजर आएंगे। अब मैं सिर्फ सिखाने के हिसाब से बना रहा हूँ कि सोचिए ये 35 की जगह पर यहाँ पर 3,500 बिल होते हैं। अब मुझे उस पर एक्शन लेना होता तो कैसे लेता? तो ऐसे केस में आप इन B2B इनवॉइसेस पे क्लिक करें। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे खास बात क्या है सीखने वाली, वो बात ये, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सारे वो इनवॉइसेस जो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ आपको 10 इनवॉइसेस ही नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए रिकॉर्ड पर पेज में अगर जाएं तो आप 100 तक इनवॉइस आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो 100 इनवॉइस आपको एक सिंगल पेज में दिख जाएंगे। अच्छा, सिंगल पेज में 100 दिखेंगे, फिर आप पेज अप करोगे तो अगले 100 दिख जाएंगे। इस तरह से आप अगर नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज़्यादा है तो ऐसे 100 करके आप यहाँ पर डिस्प्ले देख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जब नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, समझना, जैसे 500 इनवॉइस है, 1000 इनवॉइस है, 2000 इनवॉइस है, तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में आपने अपना B2B ओपन कर देना, पार्टी वाइज कितने कितने बिल है आप सॉफ्टवेयर में ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान देना, आप ट्रेड या लीगल नेम, इनवॉइस नंबर, ये सब तो ठीक है, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर में आप GST नंबर वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे एक ही पार्टी के बहुत सारे बिल है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसमें उस पार्टी के मान लो 200 बिल है, तो आपने उस पार्टी का GST नंबर डालना उठा के, जैसे मान लो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है, और आप उसको अप्लाई करिए तो उस पार्टी के सारे बिल खुल जाएंगे। फिर सीरियल नंबर पे आप क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप सिर्फ करंट पेज के ही इनवॉइसेस सेलेक्ट करना चाहते हैं या सारे पेजेस के, ऑल पेजेस के। तो देखिए, जहाँ बहुत सारा नंबर ऑफ डेटा है, आप सेलेक्ट ऑल पेजेस करिएगा, सारे पेज के इस पार्टी के बिल, और आप इसको प्रोसीड करिएगा। जैसे ही प्रोसीड करोगे, आप देखिए अब आप सारे बिलों पर एक जैसा एक्शन ले सकते हो। आप सबको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्लिक करते ही सारे एक्सेप्टेड हो जाएंगे। रिजेक्ट कर सकते हो, पेंडिंग रख सकते हो। अगर आपको एक्शन नहीं लेना तो आप पेंडिंग रख सकते हो। तो अगर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं, बहुत सारे इनवॉइसेस हैं, आपको एक्शन लेना है, तो आप पार्टी वाइज फिल्टर करें, वो बेस्ट तरीका होता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, और भी तरीके हैं यहाँ पर बहुत सारे। इनवॉइस वाइज भी आप कर सकते हैं कि आपको रेगुलर को पहले लेना है, डिम्ड एक्सपोर्ट को लेना है, एक्सपोर्ट SEZ विथ पेमेंट, विदाउट पेमेंट, ये आप इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस को। स्टेटस वाइज भी कर सकते हैं कि आपने, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ऐसे पार्टी वाइज आपने सारा डेटा छांट लिया मान लो, तो हो सकता है कि आपके पास 3000 इनवॉइस हो, उसमें से 2700 2800 इनवॉइस तो आपने एक्शन ले लिए। अब आपको ऐसे छटनी करना भी तो मुश्किल होता है ना कई बार, तो आप जिन पे एक्शन नहीं लिया गया वो भी यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। एक्शन लेते गए, मोस्टली डेटा छट गया, फिर नो एक्शन पे जाके आप अगर उसको अप्लाई करोगे तो जो बच गए इनवॉइसेस वो भी यहाँ पर आ जाएंगे जिन पे एक्शन नहीं लिया, फिर उनको आप मैन्युअली एक्शन ले सकते हो। तो फिल्टर ऑप्शन आपको उस केस में बहुत मदद करेगा जहां पर नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज्यादा है। सोर्सेज भी देख सकते हो, GSTR 1 से कितना निकल कर आया डेटा, 5 से कितना निकल कर आया, 1A से कितना निकल कर आया, तो आप सोर्स वाइज भी छांट सकते हो, स्टेटस वाइज भी छांट सकते हो, आप पार्टी के स्टेटस वाइज भी छांट सकते हो कि इनवॉइस वाइज किस तरह के इनवॉइसेस है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है पार्टी वाइज छांटो, आपके पास डेटा हो गई पार्टी वाइज, आप पार्टी वाइज बिलों को छांट कर इस तरह से ले सकते हो। एक लाइन में, मतलब एक पेज के ऊपर 100 इनवॉइस आते हैं, तो आप सबके ऊपर एक जैसा एक्शन ले सकते हो। यहाँ पर ऊपर चेक इन करके आप चाहो तो सब पे एक साथ एक्शन ले सकते हो कि भाई जितने भी इनवॉइसेस है सबको सेलेक्ट कर दो तो सबको सेलेक्ट कर लो। किसी को कुछ सेलेक्टिव करना है तो आप सेलेक्टिव में फिल्टर इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये IMS डैशबोर्ड पे काम करने का तरीका है। अगर आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज़्यादा है, आप IMS पे जाके एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप किसी को पर्टिकुलर रिजेक्ट करना चाह रहे हो या एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या पेंडिंग स्टेटस सेट करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। तो ये एक पैटर्न होता है जहाँ पर हम IMS डैशबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। छोटी सी वीडियो थी बट इंटरेक्टिव, आपको पता होना चाहिए IMS डैशबोर्ड की यूटिलिटी। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।